मारुति जैसी कंपनी में 4 साल काम किया। ऐसा क्या हुआ कि वहाँ से यहाँ आपको शिफ्ट करना पड़ा? मुझे फाइनेंशियली स्टेबिलिटी चाहिए थी। सेकेंडली मुझे कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना, बट जो एक इमोशनली जो एक एलिमेंट आता है ना मैम, वो कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग लग रहा था। मैं NIT IIT में पढ़ाई की, उसके बाद अभी RAS में बहुत अच्छी रैंक से सिलेक्शन लिया है। आपकी फैमिली में या आपके आसपास कौन से रिजल्ट को ज़्यादा सेलिब्रेट किया गया था, IIT को या अभी जो RAS में सिलेक्शन हुआ उसको? तो जब RAS का रिजल्ट आया तो जो RAS के रिजल्ट का सेलिब्रेशन था वो काफ़ी बड़ा सेलिब्रेशन था। तो उनको लगा कि हमारे घर में एक ऐसा बच्चा आया है जो एडमिनिस्ट्रेशन में आके हमारी जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, बाकी आसपास की जो समस्याएं हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकता है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी स्टोरी इस चीज़ का टेस्टमेंट है कि बहुत सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स के बावजूद अगर आप डिटर्मिन्ड हैं तो आप अपना गोल इवेंचुअली अचीव कर सकते हैं। मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने ये तैयारी अपने शादीशुदा जीवन को शुरू करने के बाद शुरू की या ये पहले डिसीजन लिया? जब मैं 14 दिन का क्वारंटीन था तब मैं जयपुर में ही था, और उसी समय मेरा जो इमोशनल डिससेटिस्फेक्शन वाला जो फेज चल रहा था, उसने बेझिझक होके मुझे बोला कि अरिमर्दन, आप जो करोगे मैं उसके साथ हूँ, आपके पीछे हूँ, और आप आगे बढ़ो और मैं आपका हाथ हमेशा पकड़ के रखूँगी। हम जब भी RAS प्रेपरेशन की या किसी भी एग्ज़ाम की बात करते हैं तो अक्सर हमें ये लगता है कि टॉपर्स दे हैव इट ऑल फिगर्ड आउट। उनकी जर्नी तो काफ़ी स्मूथ रहती है शुरुआत से लेके एंड तक। वो कभी फेल थोड़ी होते हैं या उन्हें कभी सेटबैक्स का सामना थोड़ी करना होता है, बट द रियलिटी इज़ एक्चुअली क्वाइट डिफरेंट। बहुत बार इस जर्नी के दौरान ऐसे डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं जब आपको चीज़ें ज़ीरो से शुरुआत करनी होती है। बहुत सारे फेलियर्स को भी फेस करना पड़ता है, उसके बाद वापस खड़ा होना होता है। अपने रीज़न को भी बार बार ढूंढना होता है कि आपने ये तैयारी क्यों शुरू की थी, और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो उस ग्लोरीफाइड पिक्चर के सामने कहीं छुप जाती है। I am रूपल झाझड़िया एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्प्रिंगबोर्ड अकेडमीज़ यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी स्टोरी इस चीज़ का टेस्टमेंट है कि बहुत सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स के बावजूद अगर आप डिटर्मिन्ड हैं तो आप अपना गोल इवेंचुअली अचीव कर सकते हैं। I welcome Arimardhan Singh Chauhan, who has achieved rank 65 in RAS 2024 and he's from Dholpur. Welcome Arimardhan and congratulations. How are you feeling? थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर सच ए वार्म वेलकम। मैम, जो फीलिंग है वो शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकता मैं, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद, लंबे समय के बाद जब सफलता मिलती है तो उसको थोड़ा संभालने में समय लगता है। क्योंकि रिजल्ट को आए हुए 1 महीना हो चुका है तो अभी मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, और मैं गॉड को बहुत थैंकफुल हूँ कि जिस चीज़ के लिए मैंने ये शुरुआत की थी वो फाइनली मुझे मिल चुकी है। अब सिंक इन हो चुका है? हाँ मैम, मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ तो सिंक इन हो चुका है। अब ऐसा लग रहा है कि सर्विस में कैसे रहेंगे, सर्विस के अंदर कैसा रोल रहेगा, बाकी चैलेंजेस क्या रहेंगे मैम, तो अभी सर्विस के बारे में ज़्यादा थॉट्स आ रही हैं। आप धौलपुर से आते हैं अरिमर्दन। जी मैम। आप अपनी करियर ट्रेजेक्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताइए, अपने एजुकेशन के बारे में। मैम, मैंने जो अपनी 12th तक की एजुकेशन थी वो धौलपुर से ही कंप्लीट की थी। ओके। और उसके बाद मैं NIT मिजोरम में गया, ओके। जहाँ मैंने बीटेक इलेक्ट्रिकल के अंदर की। ओके। उसके बाद में मैंने IIT जोधपुर से MTech की, और IIT जोधपुर के अंदर ही मेरा प्लेसमेंट हो गया था मारुति सुजुकी के अंदर। तो जहाँ मेरी पोस्टिंग थी वो गुड़गांव के अंदर R&D के अंदर थी। तो वहाँ मैम मैंने 4 साल तक डिप्टी मैनेजर के पद पर काम किया, तो वहाँ का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था। और सॉरी टू कट यू, आपने 4 साल मारुति में काम किया? जी मैम। जब कोई ऐसी जर्नी के बारे में सुनता है तो नेचुरली यही सोचता है कि NIT IIT से पढ़ाई की, उसके बाद मारुति जैसी कंपनी में 4 साल काम किया। आपने एक लंबा समय जो है अपने करियर का दिया उस कंपनी को, R&D में काम किया। तो ऐसा क्या हुआ कि वहाँ से यहाँ आपको शिफ्ट करना पड़ा? मैम, 4 साल का समय मैंने इसलिए लिया था कि मुझे फाइनेंशियली स्टेबिलिटी चाहिए थी। सेकेंडली मुझे कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना था कि कैरियर के अंदर आपको करना क्या है। तो जैसे ग्रेजुअली टाइम निकलता गया उसके अंदर मुझे फील हुआ कि कहीं ना कहीं एक जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन है, बाकी सेटिस्फेक्शन में जैसे फाइनेंशियली देखें और लोकेशन वाइज देखें, कैरियर को देखें, तो वो सारे सेटिस्फेक्शन थे, बट जो एक इमोशनली जो एक एलिमेंट आता है ना मैम, वो कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग लग रहा था।
और वो इसलिए लग रहा था क्योंकि लोगों के साथ वो डायरेक्ट जुड़ाव नहीं हो पा रहा था। जैसे मारुति के अंदर हम जो भी काम कर रहे हैं वो अल्टीमेटली देश के लिए कर रहे हैं। राइट। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मैम काफ़ी स्कोप भी काफ़ी अच्छा था कैरियर की वजह से देखें तो। बट वो 4 साल में फील हो गया कि एक जो फैक्टर है वो मिसिंग है। और जब वो देखा, इंट्रोस्पेक्शन किया उसका, तो ऐसा लगा कि एक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाना चाहिए। और मैम मारुति के अंदर हमारे एक चेयरमैन सर हैं, आरसी भार्गव सर। ओके। तो आरसी भार्गव सर पहले आईएएस थे। ओह ओके। वो आईएएस की जॉब छोड़ के मारुति के अंदर आए। तो ये भी मैंने सोचा कि एक आईएएस जॉब छोड़ के कॉर्पोरेट में आ रहा है, मैं इसका जस्ट अपोजिट सोच रहा हूँ कि मैं कॉर्पोरेट छोड़ के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आने की सोच रहा हूँ। राइट। तो इसमें ऐसा क्या है जो मैं, मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई गलत डिसीजन ले रहा हूँ, बट मुझे लगा कि उनका जो उस समय जो पर्पस था, चूंकि मारुति मैम उस टाइम पे एक गवर्नमेंट कंपनी थी, तो उनका मोटिव था कि इस गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन को ही उठाना है। तो मैंने सोचा कि ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि आपकी जो लर्निंग्स यहाँ पे हुई हैं तो उसको कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ लेके जाओ। तो ये काफ़ी वेल थॉट डिसीजन था आपका। जी मैम। नेचुरली मेरा फॉलोअप क्वेश्चन आपसे ये होगा कि 4 साल में आपको लगा कि आप वहाँ इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में 4 साल काम करके आपको ये लगे कि मैं इमोशनली सेटिस्फाइड तो यहाँ भी नहीं हूँ। फिर आप श्योर कैसे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में आपका जो स्किल सेट है वो सूटेबल है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? मैम सेम क्वेश्चन ही मेरी वाइफ भी पूछती थी। ओके। तो उसका जब मैंने खुद सोचा कि ऐसा सही में हो सकता है कि 4 साल बाद हमें लगे कि यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है जो आप कॉर्पोरेट में फील कर रहे थे, तो बट मैम इसमें थॉट आई मेरे अंदर कि आपके पास 2 ऑप्शन है। मैं बिजनेस फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ, तो मेरे पास एक जॉब करना एक ऑप्शन है, या फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकते हो। तो जॉब में भी आप किस जॉब में जाओगे? तो प्राइवेट जॉब मैंने कर ली है। अब मुझे पब्लिक सेक्टर के अंदर अगर मुझे जाना है तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि आप यहाँ ट्राई करो। बट मैम वो एक मैच्योरिटी आ गई थी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स भी तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि अरिमर्दन आप तैयारी करके देखो, आपको फील हो जाएगा कि आपने सही डिसीजन लिया है। तो उसके बाद मैंने मैम यू टर्न नहीं लिया, और मैंने जो सोचा था कि तैयारी करनी है, तो उसके बाद कभी रिग्रेट भी नहीं हुआ कि यार मारुति क्यों छोड़ी, यहीं रहते, अच्छा पैकेज था, अच्छी ग्रोथ थी, और यहाँ आके क्या मिलेगा। तो ऐसी थॉट्स मैम कभी आई नहीं, और होपफुली वो रिजल्ट में देख के लगा कि अब सही डिसीजन लिया है आपने। आपने IITs में NIT IIT में पढ़ाई की, उसके बाद अभी RAS में बहुत अच्छी रैंक से सिलेक्शन लिया है। आपकी फैमिली में या आपके आसपास कौन से रिजल्ट को ज़्यादा सेलिब्रेट किया गया था, IIT को या अभी जो RAS में सिलेक्शन है उसको? मैम मेरा जो परिवेश है ओके। वो ग्रामीण परिवेश है, ओके। तो IITs और NITs के बारे में उनको ज़्यादा पता भी नहीं है। तो जब RAS का रिजल्ट आया, तो जो RAS के रिजल्ट का सेलिब्रेशन था वो काफ़ी बड़ा सेलिब्रेशन था, क्योंकि एक ग्रामीण परिवेश का जो आदमी होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी नज़दीक तरीके से देखता है। तो उनको लगा कि हमारे घर में एक ऐसा बच्चा आया है जो एडमिनिस्ट्रेशन में आके हमारी जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, बाकी आसपास की जो समस्याएं हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकता है, हमें गाइडेंस दे सकता है। फैमिली में मैम मेरे में कोई भी इस फील्ड में नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो ये भी लगा कि एक लाइन खुल गई है, जो पीछे की जो पीढ़ी है उसके लिए एक लाइन खुल गई है कि बाकी बच्चे भी एक कैरियर के रूप में इसको देख सकते हैं। राइट, सो you've paved the way for the rest Yes, of the ma'am. people. Okay, that sounds great. आपने अपनी वाइफ का जिक्र किया जी मैम। अभी ये बात करने के दौरान, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने ये तैयारी अपने शादीशुदा जीवन को शुरू करने के बाद शुरू की, या ये पहले डिसीजन लिया कि मुझे जॉब छोड़नी है और तैयारी करनी है? मैम ये डिसीजन मैंने शादी के बाद लिया था। ओके। चूँकि उस समय कोविड चल रहा था, तो कोविड के दौरान ही मेरी शादी हुई थी। अच्छा। तो उसमें क्वारंटीन वाला एक फेज चल रहा था जिसमें आपको क्वारंटीन रहना पड़ता है। तो जब मैं 14 दिन का क्वारंटीन था तब मैं जयपुर में ही था, और उसी समय मेरा जो इमोशनल डिससेटिस्फेक्शन वाला जो फेज चल रहा था, तो उस समय मैंने सोचा कि यार ये बात मुझे शेयर करनी चाहिए अपनी वाइफ के साथ, क्योंकि आप अगर अंदर से ही संतुष्ट नहीं हो तो बाहर से कैसे आप किसी को हैप्पी रख सकते हो। तो ये वाली बात मैंने अपनी वाइफ को बताई, और मैम उसने बेझिझक होके मुझे बोला कि अरिमर्दन आप जो करोगे मैं उसके साथ हूँ, आपके पीछे हूँ, और आप आगे बढ़ो और मैं आपका हाथ हमेशा पकड़ के रखूँगी। तो इनफैक्ट मैम मेरा जो रेजिग्नेशन था, तो मैं काफ़ी डर रहा था कि अभी दूँ या थोड़ा और सोच लेता हूँ, वैकेंसी आने के बाद दे देता हूँ।
तो उसने बोला आर्यवर्धन जो काम आज करना है वो आज करते हैं, कल को क्यों उसको रखते हैं पेंडिंग। तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर है मैम, उसके अंदर जो रेजिग्नेशन वाली प्रोसेस है वो सारी ऑनलाइन होती है। तो मैंने वो फिल तो कर दिया था बट सबमिट नहीं किया था। तो उसने मेरा लैपटॉप लिया और उसने खुद ही सबमिट कर दिया कि आर्यवर्धन आप अभी डिसीजन ले लो और मैं साथ हूँ, आप कर लोगे। तो इस तरीके से मैम। तो ये बात सही है, एक सफल पुरुष के पीछे एक जी बहुत मैम। ही स्ट्रॉन्ग स्त्री का Yes, एक ma'am. बहुत बड़ा रोल होता Yes, है। ma'am. आपकी जर्नी इस चीज़ का एक बहुत बड़ा प्रूफ है। यस मैम। एंड आई एम श्योर शी इज़ द पर्सन हु इज़ द मोस्ट प्राउड ऑफ यू टुडे। यस मैम। ओके, जनरली ऐसा होता नहीं है कि ये फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जो भी पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो फीमेल अपने ऊपर लेकर के जो अपने पार्टनर हैं उनको ये लीवे दे दे कि यू डू एज यू वांट टू डू। सो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट एग्जांपल। और हमें जो लोग देख रहे हैं और जो ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो ऐसा सोचते हैं कि उन्हें काफ़ी देर हो गई है लाइफ में, वो अब ये चीज़ नहीं कर सकते हैं या किसी चीज़ की शुरुआत ज़ीरो से नहीं कर सकते हैं जैसे आपने की, उनके लिए अरिमर्दन की जर्नी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अगर आपके पास एक भी ऐसा इंसान है, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, जो आपके अंदर फुल फेथ दिखाता है, तो आप इस जर्नी को कभी भी शुरू कर सकते हैं। जी मैम। ओके, फिर आप धीरे धीरे अब ग्रेजुअली तैयारी की तरफ आगे बढ़े। तो हम तैयारी की बात करते हैं कि आपने तैयारी कैसे शुरू की, कैसे फिगर आउट किया कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैम मेरी वाइफ की जो फ्रेंड है रूबी, ओके, वो 2016 बैच की एसडीएम है, आरएस ऑफिसर है। तो उससे मेरी वाइफ की बात होती थी, मेरी भी बात होती थी। और चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन में अगर बात की जाए तो आरएस की जो सर्विस है वो टॉप मोस्ट सर्विस है। तो बिना किसी डाउट के यही दिमाग में आया कि आरएस की ही तैयारी करनी है। और आरएस की तैयारी मैं करनी है, बट कैसे करनी है, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था प्योरली टेक्निकल था। तो उसमें मेरे पास जो एडवाइस आई वो स्प्रिंग बोर्ड की आई। और मैंने नाम भी काफ़ी सुन रखा था कि स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी है, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में काफ़ी सिलेक्शंस होते हैं, इंग्लिश मीडियम की है, हिंदी मीडियम की है। तो मैं सर्विस को छोड़ने से पहले, मारुति की सर्विस को छोड़ने से पहले ऐसे ही घूमने के लिए स्प्रिंग बोर्ड आ गया। और चूंकि फॉर्चुनेटली उस समय ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो मुझे दिलीप सर से मिलने का मौका मिल गया। और दिलीप सर से जब मैं मिला तब वो बस निकल रहे थे गाड़ी से। तो मैंने सर को टोका, सर मेरे को 2 मिनट आपसे बात करनी है। तो सर ने बोला हाँ बताओ। मैंने सर को फटाफट अपना बैकग्राउंड बताया कि मेरा ये बैकग्राउंड है और मैं अभी ये सर्विस कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे तैयारी करनी चाहिए। तो सर ने बोला फटाफट करो, है ना, फटाफट करो, फिर बोलते हैं आपका हो भी जाएगा। तो जब ये शब्द सुने मैम मैंने, तो मैंने अपना डिसीजन को पक्का किया और सोचा कि जहाँ करना है आरएसी करना है और यहीं से करना है। तो जब रिजाइन मैंने दे दिया, उसके बाद मैंने वैकेंसी के आने से पहले ही यहाँ पे एक प्री का बैच लॉन्च हुआ था, तो प्री का बैच ज्वाइन कर लिया। उसके बाद ग्रेजुअली मेरी जो तैयारी की स्टार्टिंग पॉइंट जो थी वो स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी से हुई मैम। ओके, लवली। ये मैं भी मानती हूँ कि आरएएस प्रिपरेशन इज़ अनोनिमस टू स्प्रिंग बोर्ड यस एकेडमी। मैम। यानी कि अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो तैयारी की कोई भी स्टेज हो, चाहे वो प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, किसी ना किसी एक स्टेज पे एटलीस्ट आपने स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी से किसी ना किसी तरीके से अपने आप को एफिलिएट किया होता है। यस मैम। ये डू यू अग्री विद मी, राइट? 100% एग्री मैम। या सो मूविंग ऑन, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कैसे तैयारी की, कितना आपको कैसे फिगर आउट की चीज़ें? टेक्निकल बैकग्राउंड से इधर जब शिफ्ट करते हैं यहाँ तो सारे सब्जेक्ट्स हैं, देयर आर सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू साइंस, टेक्नोलॉजी एज वेल एज ह्यूमैनिटीज़। तो ये कैसे फिगर आउट किया? खुद से ही किया या मेंटोर्स थे आपके जिनका कोई रोल था इसमें? मैम फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने जितने भी काम हैं वो स्प्रिंग बोर्ड के ऊपर छोड़ दिए। अच्छा, मतलब क्योंकि ब्लाइंड फेथ था? ब्लाइंड फेथ था और मैंने अपना दिमाग लगाना छोड़ दिया कि मुझे कौन गाइड करेगा, किसी और से पूछ लूँ, उनसे बात कर लूँ। मैंने वो सब चीज़ें दिमाग में से हटा दी, क्योंकि आप जब तक मैम किसी का हाथ नहीं पकड़ोगे तो वो आप चल नहीं पाओगे। राइट। और मेरे पास समय भी ज़्यादा नहीं था कि मैं ये सारी चीज़ें रिसर्च करूँ, ये करूँ। तो मैंने मैम सारी चीज़ें स्प्रिंग बोर्ड के ऊपर छोड़ दी। तो मैम इसीलिए मैंने वो प्री बैच भी ज्वाइन किया कि पहला मेरा जो टास्क है वो प्री को निकालना है। तो प्री के लिए फुल फोकस होना चाहिए और समय कम है, तो जो स्प्रिंग बोर्ड पढ़ा रहा है वही पढ़ना है। और फॉर्चुनेटली मैम स्प्रिंग बोर्ड में ही मुझे एक फ्रेंड मिला, सचिन, जिसकी 58वीं रैंक आई है इस बार। ओके, इस बार आप ही के साथ? ओके। तो उस समय से लेके अभी तक हम दोनों का एकदम चोली दामन का साथ था। अच्छा। तो हम सारी चीज़ें, वो हिंदी मीडियम का था, मैं इंग्लिश मीडियम का था, बट सारी चीज़ें सेम थी।
तो इस प्रकार मैम स्प्रिंग बोर्ड से और सचिन के साथ रहते रहते मैं यहाँ तक आ जा। इनकी जर्नी से एक चीज़ और हम सीख सकते हैं, एक बहुत अच्छी लर्निंग है मुझे लगता है कि अगर आपने एक बार किसी इंस्टीट्यूशन को या किसी मेंटोर को ट्रस्ट कर लिया है तो आप अपने उस डिसीजन पे रहें और बार बार अपने आप को डिविएट ना होने दें। जैसे आपने अगर एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे जो बोला जा रहा है वो मैं कर लूँगा, उसके बाद आपको सेकंड थॉट्स आते भी हैं तो भी यू स्टिक टू योर डिसीजन। यस मैम। यही प्रॉब्लम होती है आई थिंक एस्पिरेंट्स को कि वो बार बार इधर उधर की बातों में आ जाते हैं, या ये नोट्स पढ़ ले, वहाँ तैयारी कर ले, ये कोर्स ले लें, इस चक्कर में जो रिक्वायरमेंट होती है एग्ज़ाम की वो कहीं बहुत पीछे रह जाती है। तो आई थिंक सर की जो अरिमर्दन की जो ये जर्नी रही है कि उन्होंने एक बार डिसाइड कर लिया कि उन्हें प्री की तैयारी यहाँ करनी है, उसके बाद मेंस क्या मेंस की भी यहीं से की थी मैम, और इंटरव्यू की भी यहीं से की थी। ओके। बट उस समय फेजेस चल रहे थे कि प्री की करनी है, और क्योंकि फाउंडेशन की अगर मैं लेता तो उस समय मुझे लग रहा था कि वो ज़्यादा टाइम लगता मुझे, और चूंकि वैकेंसी नज़दीक आई गई थी तो एक डिसीजन था कि प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। तो इस प्रकार मैंने मैम स्प्रिंग बोर्ड को पकड़ के रखा और स्प्रिंग बोर्ड ने मुझे पकड़ के रखा। तो इवन मैम यहाँ की जितनी भी फैकल्टीज़ थी तो उनसे मेरा 1-to-1 इंटरेक्शन भी होता था। तो उनसे मैं गाइडेंस भी लेता रहता था। जैसे राजवीर सर हो गए, दिग्विजय सर हो गए कि सर पेन कौन सा यूज़ करना है ना, मीडियम मैंने इंग्लिश रखा है, ऐसा तो नहीं है कि राजस्थान का पेपर है तो हिंदी मीडियम रखना चाहिए। तो सारी चीज़ों में एक जो फैमिली एडवाइस होती है, जो मेंटोरशिप होती है, वो मैम मुझे यहाँ से मिली। बिल्कुल, और मैं इस बात से बिल्कुल रिलेट कर सकती हूँ कि सिर्फ एकेडमिक क्वेश्चंस ही नहीं, आप पर्सनली भी अगर कभी लो फील कर रहे होते हैं और आप जाकर के टीचर्स से बात कर लेते हैं, तो मुझे याद है मैंने बहुत बार ऐसे टीचर्स हैं, ऐसे मेंटर्स हैं, जैसे लक्षिता मैम हो गए, विजय सियाग सर हो गए, उनसे बहुत बार बात करके ही मुझे बेटर फील हुआ। जब ऐसा लगता है कि नहीं, हमारी जर्नी में कुछ सेटबैक्स हैं, कुछ रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं, या कभी टेस्ट में रिजल्ट अच्छा नहीं आता, आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा। यस मैम। तो ऐसा लगता है कि कैसे करेंगे, तब ऐसे ही कुछ मेंटोर से, टीचर से बात करके थोड़ा सा विश्वास फिर से हम खुद में जगा करके आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, तो आपने यहाँ टेस्ट्स भी दिए होंगे। यस मैम। आपका क्या मानना है टेस्ट्स का या फिर मॉक इंटरव्यूज़ का, या जो भी तैयारी हम हर स्टेज से पहले करते हैं जो हमें एग्जैक्टली वैसे ही स्टिमुलेट करती है जैसे एग्ज़ाम में हम होते हैं, उसका क्या रोल होता है? मैम जैसे आप टेस्ट की बात कर रहे हो तो टेस्ट पे मैम मेरा जो 200% भरोसा था कि जो स्प्रिंग बोर्ड में अभी जो क्लास चल रही है, क्लास ख़त्म होने के बाद, सब्जेक्ट ख़त्म होने के बाद उस सब्जेक्ट का पेपर होगा और उस पेपर के बाद उसका रिजल्ट आएगा, तो मैम मैं उतने पे ही फोकस करता था। मैंने ब्लाइंडली उसी को फॉलो किया, क्योंकि अगर मैं उस पेपर को, उस सब्जेक्ट को छोड़ के कोई तीसरी चीज़ में पढ़ूँ, समय है नहीं, तो वो रिजल्ट में नहीं आएगा। बिल्कुल। तो जो क्लास टेस्ट होते थे, टाइम टू टाइम उनका रिवीजन करके पेपर देना, सीरियसली पेपर देना, रिजल्ट की एनालिसिस करना, ऐसे करना। और मैम ये टेस्ट सीरीज वाला जो पार्ट है वो मैंने एंड तक कंटिन्यू करा। मैक्सिमम टेस्ट मैंने लिखे, अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं लिख पाया तो उसे घर जाके सॉल्व कर लिया, और सॉल्व करने के बाद उसे सचिन के साथ डिस्कस कर लिया। तो जो आप पढ़ रहे हो उसको अगर आप लिखोगे नहीं, उसको पेपर में उतारोगे नहीं, तो उसको आप समझ नहीं पाओगे कि आप किस स्तर पर खड़े हो। तो पेपर का जो टेस्ट सीरीज का जो पोर्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर पढ़ रहे हो तो वो टेस्ट आपको साथ के साथ लिखनी चाहिए। राइट। आप मेंशन कर रहे हैं सचिन का, जिनकी शायद 58th रैंक है। यस मैम। तो उनकी जो आप बात कर रहे हैं उससे नेचुरली एक थॉट दिमाग में आता है कि फ्रेंड्स का या पीयर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इस प्रिपरेशन में। अगर एक ढंग का फ्रेंड आपका इसमें साथ दे तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। एंड आपका तो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये भी है कि वो सेम मीडियम से भी नहीं थे। यस मैम। तो भी आप दोनों ने अपनी तैयारी को इतना अच्छा सिंक में रखा कि दोनों मेरिट में आए हो। यस मैम। हाँ, तो क्या मानना है आपका कि फ्रेंड्स का क्या रोल होता है, और आपको अगर कोई एस्पिरेंट अभी सुन रहा है तो आप उसे क्या कहना चाहेंगे कि उसे किस तरीके से लोगों का चुनाव करना चाहिए इस तैयारी के दौरान, कि कौन से लोग जो हैं वो उसके लिए सही हैं, या किन लोगों से उन्हें दूर रहना चाहिए, खासकर कि जो बिल्कुल शुरुआत करते हैं जो बच्चे? मैम दोस्त का नाम जब हम लेते हैं तो इसमें रहीम जी की 2 पंक्ति याद आती है मुझे कि कह रहीम कैसे निभे कैर बेर को संग, वे डोलत रसाप ने फाटत उनके अंग। जैसे रहीम जी बताते हैं कि अगर जो कैर का मतलब होता है वो केले का पेड़ होता है। हाँ। और जो बेर होता है वो बेरी का पेड़ होता है। जो केले का पेड़ है और जो बेरी का पेड़ है वो साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जो बेरी का पेड़ है उसके अंदर कांटे होते हैं, तो वो अगर हिलेगा भी तो जो केले का पेड़ है उसके जो पत्ते हैं वो फट जाएंगी। तो आपको अपने दोस्तों का जो चुनाव है
वो बहुत ही अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जैसे दोस्त हैं वैसे ही आप कहीं ना कहीं बन जाओगे। तो सचिन से जब मेरी मुलाकात हुई तो मुझे लगा कि ये और मेरा जो पोटेंशियल है वो सेम ही है। और ये भी कॉर्पोरेट सेक्टर से आया है, मैं भी कॉर्पोरेट सेक्टर से आया हूँ, तो कहीं ना कहीं दोनों के गोल सेम है, तो एक दूसरे का साथ देते हुए गोल को अचीव किया जा सकता है। तो ऐसे सचिन से मैं मिला और फॉर्चुनेटली वो एक दोस्ती काफ़ी अच्छी दोस्ती में कन्वर्ट हो गई, और एंड तक हम लोगों ने एक दूसरे को अप्स एंड डाउन्स में साथ दिया। दोनों के इस 2 अटैम्प्ट में नहीं हो पा रहा था अच्छी रैंक के साथ, बट तीसरी अटैम्प्ट में जब अच्छी रैंक के साथ हुआ, और फॉर्चुनेटली मैम दोनों को सेम ही सर्विस मिल रही है, तो ये जान के तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि जो शुरुआत की थी और उसका अंत भी अच्छा हो रहा है। तो सर ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बहुत ही सहज तरीके से कह दी एक दोहे के थ्रू। आई एम प्रिटी श्योर द मैसेज हैज़ बिन कन्वेड वेरी क्लियरली। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने प्री से पहले भी क्लासेस ली, मेंस से पहले भी क्लासेस ली। क्लासेस में तो हर तरीके के स्टूडेंट्स आपके साथ होते हैं, फ्रेशर्स भी होते हैं, या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अटेम्प्ट्स दे चुके होते हैं या ऑलरेडी जॉब में होते हैं, कोई और एग्ज़ाम्स क्लियर कर चुके होते हैं। आप एक बहुत लंबे गैप के बाद फिर से प्रेपरेशन करने का डिसीजन आपने लिया, तो ऐसा नहीं फील हुआ कि मे बी आई एम वे बिहाइंड ऑल ऑफ दीज पीपल, मैं एक गैप के बाद तैयारी कर रहा हूँ, ये लोग तो कब से तैयारी के फ्लो में हैं? तो कभी कभी डीमोटिवेट नहीं होते थे? मैम डीमोटिवेट इस चीज़ को लेके नहीं होता था कि वे बिहाइंड हो गया हूँ मैं, या फिर काफ़ी टाइम बाद मैं तैयारी शायद चालू कर रहा हूँ, बट ऐसा लगता था कि ये इस तैयारी में समय ज़्यादा लगेगा, और तैयारी में जो समय लगेगा और रिजल्ट क्या आएगा, तो उसको सोच के कभी कभी होता था। बट जो तैयारी जब चालू की थी तो काफ़ी एक्साइटमेंट वाले फेज में की थी, तो जो एक्साइटमेंट की वजह से ये सारी थॉट्स नहीं आती थी कि, और ऐसा लगता था कि प्री तो आने ही वाला है, मेंस तो आने ही वाला है, तो प्री पे फोकस करते हैं, मेंस पे फोकस करते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा और जो होगा वो अच्छा ही होगा। तो ऐसा सोच के मैं खुद को डाइवर्ट करता था कि कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आए, क्योंकि मैम मेरा मानना ऐसा है कि अगर नेगेटिव थॉट्स के लिए अपन गेट खोलेंगे तभी वो आएंगे, अगर गेट को ही बंद किया जाए तो वो आ ही नहीं सकते। तो इस वजह से मैं खुद को डाइवर्ट करके रखता था, और खुद पर भरोसा था मुझे कि आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। सो टू सम इट अप, आप बेसिकली सारे नॉइज़ को ब्लॉक कर देते थे। जी मैम। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि लास्ट जो 2 मेंस हुए हैं, 2023 का मेंस और 2024 का मेंस, जो पैटर्न चेंज हुआ है, उसके बाद कुछ ऐसे डिस्कशंस हैं जो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो गए हैं आरएएस इकोस्फेयर में, कि पहला तो ये कि ऑथेंटिक बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऑथेंटिक बुक्स या स्टैंडर्ड बुक्स, क्या है ये स्टैंडर्ड बुक्स? आरपीएससी ने तो कोई ऐसी लिस्ट हमें दी नहीं है स्टैंडर्ड बुक्स की। या फिर कि क्वेश्चंस नोट्स से आ रहे हैं या नोट्स के बाहर से आ रहे हैं, या वैल्यू एडिशन करना बहुत ज़रूरी हो गया है अगर आपको पेपर क्लियर करना है, तो एनालिटिकल क्वेश्चंस को अप्रोच करना है सही तरीके से। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इन मुद्दों पर, इन विषयों पर? मैम जब 2021 में मैं जब तैयारी करने आया यहाँ पे, तो हमारे पास समय 3.5 महीने का था। तो उसमें एक ये वाइज डिसीजन लिया हमने कि अगर हम इन सब चीज़ों के पीछे भागेंगे तो नोट्स कैसे बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे, और 10% के पीछे भागने से 90% का क्या होगा। बिल्कुल। तो हमने 3-3.5 महीने के अंदर जो हमें स्प्रिंग बोर्ड पढ़ा रही थी हमने वही पढ़ा, याद किया, एनालिसिस की उसकी, और उसी के शॉर्ट नोट्स भी बनाए। तो मैम जो 3-3.5 महीने के अंदर हमने जो पढ़ा और उसी के जो शॉर्ट नोट्स थे उसको आज तक हम कंटिन्यू करके पेपर देने जाते थे। तो नोट्स की तो बात ऐसी हो गई मैम कि जो आपको पढ़ा रहे हैं वो भी कहीं से पढ़ के समझ के चीज़ों को लिखा रहे हैं, आपके जो सिलेबस हैं उसको कवर कर रहे हैं, और PYQ की जो एनालिसिस है उसको करके करा ही रहे हैं। और सेकेंडली मैम जो यहाँ की टेस्ट सीरीज है, तो टेस्ट सीरीज आपके नोट्स को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। राइट। जैसे अगर कोई पॉइंट इंटेंशनली आपके नोट्स में नहीं डाला है, हाँ, तो वो टेस्ट सीरीज से पूछेंगे, टेस्ट में दिया जाता है। और मैम इसके पीछे डालने का रीजन ये रहता था कि बच्चे को सरप्राइज करना है, जिससे उसके अंदर ये एक एबिलिटी आ जाए कि एक्चुअल पेपर में वो ऐसे शौक ना हो जाए। बिल्कुल। आई रिमेंबर अ लॉट ऑफ टीचर्स टेलिंग अस कि ऐसा नहीं होगा कि 10 में से 10 क्वेश्चन आपके नोट्स से आ जाएंगे जी। 10 में से 6 क्वेश्चन आपके नोट्स से आ रहे हैं, मतलब आप लकी समझो खुद को। पर आपको अपने आप को टेस्ट दे करके या इन नोट्स को बार बार रिवाइज करके इस तरीके से रेडी करना है कि वो 4 क्वेश्चंस भी आप सेट टाइम में फेस करें। यस मैम। तो वही आप भी कह रहे हैं। जी मैम। तो नोट्स का जो माहौल बना रखा है कि ऑथेंटिक सोर्स हैं और मूल किताबें हैं,
तो मुझे लगता है कि ठीक है, ये बात भी अपने आप में सही है, बट आप जिस जगह पढ़ रहे हो और जिस जगह तैयारी कर रहे हो, तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी इसी फील्ड में है, तो आपको इस पर ट्रस्ट करना चाहिए कि ये लोग भी वही काम कर रहे होंगे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो आप अननेसेसरी इन चीज़ों के पीछे ना भागें कि ये मूल किताबें हैं जहाँ से पेपर के अंदर आ ही नहीं रहा है, बट आप PY की उठा के देखें, फिर अपने नोट्स उठा के देखें, किसी की बातों पे ना जाएं और दोनों चीज़ों की एनालिसिस करें, फिर आप देख पाएंगे कि क्या सच्चाई है। क्योंकि मैंने जितने भी टेस्ट सीरीज के पेपर दिए, उसके बाद जब मेंस का जब एक्चुअल में पेपर देने गया तो मुझे कोई शौक लगा ही नहीं। अगर कोई आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोई क्वेश्चन है तो सबके लिए है मैम, बिल्कुल ऐसा नहीं सिर्फ आपके लिए है। और आप आज की डेट में जो कट ऑफ देखोगे वो 40% है मैम, तो आपको 40% लाने हैं। तो जो चीज़ 40% के लिए इनफ है आप वहाँ पे जाएं, बाकी चीज़ों को छोड़ के अपना दिमाग जो है जो आपको पढ़ा रहे हैं उस पर लगाएं, तो आपका मैम हो जाएगा। राइट। आपने एक बात और कही थी कि जो बेसिक मटेरियल है, जो स्टैटिक पोर्शन है, जो 90% जो करना ही करना है, नॉन नेगोशिएबल है, उसको छोड़ करके अगर उसके पीछे, उस पोर्शन के पीछे भागने लगेंगे जो सबके लिए नया है, तो फिर सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। जी मैम। जो सबको आ रहा है वो हमें आना बहुत ज़रूरी है। Yes. उसके बाद जो चीज़ें नई हैं या जो बाउंसर्स हमारे ऊपर फेंके जाते हैं, उनको हैंडल करना हम धीरे धीरे टेस्ट लिख के सीख जाते हैं। और एंड आई रिमेंबर राजवीर सर टेलिंग अस कि एग्ज़ाम के लिए पढ़ने से पहले आप एग्ज़ाम को पढ़ो। Yes. और यही बात आपने बोली कि PYQ एनालिसिस से ये आइडिया लग जाता है कि आप कौन से नोट्स आपके एडिक्वेट हैं, कहाँ पे थोड़ा एनरिचमेंट की ज़रूरत है, और वो आप धीरे धीरे तैयारी का स्तर जैसे जैसे बढ़ता जाता है वो आप कर लेते हैं इवेंचुअली। और रही बात स्टैंडर्ड बुक्स की, तो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जैसा आपने कहा कि जो संस्था जो काम कर रही है वो भी तो, उनका काम भी तो ये है कि वो सभी बुक्स से उस पर्टिकुलर टॉपिक पे मटेरियल निकाल के कंसोलिडेट करके आपको दे रही है, तो Yes, आपको ट्रस्ट करना चाहिए। जैसे मैम अगर मैं इसको रिलेट करूँ, तो जो एक कार होती है, एक गाड़ी होती है, उसके अंदर लगभग 20,000 पार्ट्स होते हैं। ओके। बट मारुति सुजुकी जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, हुंडई होगी, बाकी कंपनीज होगी, तो वो सारे 20,000 पार्ट्स खुद नहीं बना सकते। राइट। वो उसको आउटसोर्स कर देंगे कि इस चीज़ का जो एक्सपर्टीज़ है ये है, तो जो स्टेयरिंग बनवानी है हमें इससे बनवानी है, जो सीट है वो इससे बनवानी है। तो एक स्टूडेंट को भी ऐसी थॉट रखनी चाहिए कि सारे काम मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं अपनी स्ट्रेटजी बना सकता हूँ कि मुझे पेपर कैसे फिनिश करना है और मेरे मार्क्स कहाँ कम आ रहे हैं। बाकी जो चीज़ है वो एक संस्था के ऊपर या जहाँ से भी आप सपोर्ट ले रहे हो उनके ऊपर छोड़ देनी चाहिए कि जो काम ये कर रहे हैं पहले मैं वो कर लूँ, उसके बाद अपना रिजल्ट देख लूँ और उसके बाद मैं डिसीजन लूँ। और मेरे साथ मैम यही हुआ था कि मैंने जब स्प्रिंग बोर्ड से कोचिंग ली तो मेरे जो रिजल्ट थे टेस्ट में, बाकी सारी चीज़ों में तो ठीक आ रहे थे, तो मुझे ऐसे भटकने की काफ़ी ज़रूरत पड़ी नहीं। और जो अननेसेसरी लोग एडवाइस देते हैं तो उस पर ना जाके खुद PYQ की एनालिसिस करें, खुद जाके सिलेबस देखें, खुद टॉपर्स की कॉपी देखें, तो वहाँ से मैम उनको एक लाइन मिल सकती है कि हमें क्या करना चाहिए। आपके हर जवाब को सुन के मुझे एक चीज़ बहुत क्लियरली समझ आ रही है कि आपने अपनी तैयारी को बहुत टू द पॉइंट रखा है। जी मैम। और आपने सारे जो अननेसेसरी नॉइज़ है या जो डिविएशंस है उनसे हमेशा दूरी बनाए रखी है, जबकि आपके लिए तो बहुत यू वर मोर ससेप्टेबल टू गेट डाइवर्टेड, क्योंकि आप तो सिर्फ तैयारी कर रहे थे। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हम सर से सीख सकते हैं। आपका मीडियम इंग्लिश था? जी मैम, इंग्लिश मीडियम। तो हम इस बारे में भी बात करेंगे। मैं भी इंग्लिश मीडियम से थी, तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को जनरली ये डाउट रहता है कि हमारे पास मटेरियल नहीं है, हमारे पास जो मटेरियल अवेलेबल है वो हिंदी में बेहतर है, इंग्लिश में इतना अच्छा नहीं है। हालांकि मैं इस बात से अब अग्री नहीं करती हूँ। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ ChatGPT एंड AI, तो अब तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। आपका क्या सोचना है इसके ऊपर? मैम अभी तो बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। आज से जब 5 साल पहले 21 में जब मैंने तैयारी करना चालू किया था तब भी मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि सारे नोट्स जो थे इंग्लिश में इजीली अवेलेबल थे। और ऐसा नहीं था कि इंग्लिश मीडियम के लिए जो सोर्स हैं वो कहीं कम है हिंदी मीडियम से। तो मैंने तो जो सोचा था कि मीडियम इंग्लिश रखना है कि हिंदी रखना है, तो मैंने नोट्स देख लिए थे पहले कि फुली अच्छे से अपडेटेड नोट्स हैं, सारी चीज़ें हैं और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मीडियम वाली जो भ्रांति है आज की डेट में मैम 50-50 है कि जो इंग्लिश हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, जैसे मेरा फ्रेंड सचिन है वो हिंदी मीडियम का है,
मैं इंग्लिश मीडियम का है, तो मैम हमने कभी कोई मीडियम को लेके तो प्रॉब्लम फेस की ही नहीं कि इंग्लिश मीडियम वाला सुपीरियर है या हिंदी मीडियम वाला सुपीरियर है। आज की डेट में मैम मेहनत है, जो मेहनत करेगा वो पा जाएगा, जो नहीं करेगा वो मीडियम के अंदर ही रह जाएगा कि उसे वो मीडियम कौन सा बहाने रखना है। बना लेंगे Yes, और ma'am. दे विल ब्लेम इट ऑन समथिंग और Yes, द ma'am. अदर। यस, ये आपका थर्ड अटेम्प्ट था, Yes, राइट? ma'am. और आपका केस भी बहुत ही पेक्यूलियर है कि आपने शादीशुदा जीवन शुरू करने के बाद एक सेट करियर को क्विट करके और नए सिरे से तैयारी शुरू की। और हमारे समाज में पुरुषों के ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व होता है कि दे आर सपोज टू रन द फैमिली। मतलब ठीक है, फीमेल्स आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग इक्वली नाउ, बट जो बर्डन के साथ जो कंडीशनिंग पुरुषों की होती है उसके चलते ऐसा डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है। और उसके बाद एक अटैम्प्ट, दूसरा अटैम्प्ट और तीसरे अटैम्प्ट में फाइनली जा कर के ये रिजल्ट हासिल करना, तो इस प्रेशर को कैसे हैंडल किया आपने? ऐसा बहुत बार मन हुआ होगा कि क्विट कर देते हैं, या बहुत सेल्फ डाउट भी हुआ होगा कि सही किया भी या नहीं, ठीक ही था, वहाँ पे था तो ठीक ही चल रहा था सब, यहाँ कहाँ फंस गए, ऐसा बहुत थॉट्स आते होंगे। तो कैसे डील किया इससे? मैम कोई भी काम हम करते हैं तो चालू करना और उसको कंटिन्यू करना, तो उसके पीछे आपके पास कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ कुछ भी हो जाए मैं टूटूंगा नहीं। मेरे पास एक पिलर है जो मेरा फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली सभी तरीके से सपोर्ट करेगा। तो मैम इसमें मेरा जो सपोर्ट था मेरी वाइफ थी। फाइनेंशियली कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो देख लेगी, और इमोशनली भी कि अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है तो क्या करेंगे। तो उसने वो सारी चीज़ें अपने ऊपर ले ली थी कि जो होगा वो देखा जाएगा। अभी प्रेजेंट में आपने तैयारी करने का सोचा, आप तैयारी करो, मैं देखूंगी, घर का जो काम है मैं वो देखूंगी। ऐसा बोलते हैं मैम, एक जो वुमेन होती है उसके पास मल्टीपल काम होते हैं, वो घर भी संभालती है, वो बाहर का भी देखती है। बिल्कुल। तो ये मैंने सोचा कि ये कैसे करेगी, बट मैम वो काफ़ी हार्ड वर्किंग थी और है भी। तो उसको देख के लगा था कि नहीं यार, जब वो इतना सपोर्ट कर रही है तो अपने ऊपर सारी चीज़ें ली जाएं, जो तैयारी वाला जो पोर्शन है वो किया जाए, उसमें कोई कमी ना रहे। उसमें कोई कमी ना रहे। और वो टाइम टू टाइम ये रिमाइंडर भी देती थी कि यार मतलब नहीं होगा तो क्या हुआ, दूसरा अटेम्प्ट दे लेना, तीसरा अटेम्प्ट दे लेना, मैं तो हुई। तो मैम एक जब ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है तो वो बाकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो नहीं आते हैं। तो मैम मुझे लगता है कि एक जो मेरी वाइफ से जो मुझे सपोर्ट मिला वो एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं चालू कर पाया, और चालू करने के बाद कंटिन्यू कर पाया। क्योंकि चालू करना तो हो सकता है आपने कर दिया, बट टाइम पीरियड 4 साल 5 साल है, तो उसमें जो कंटिन्यूटी होनी चाहिए वो सपोर्ट की वजह से ही आती है। राइट। तो वो सपोर्ट मुझे मिला, तो इस वजह से मैं कर पाया। बहुत ही इंस्पायरिंग है आपकी स्टोरी, एंड स्पेशली योर वाइफ्स रोल इन योर एंटायर जर्नी। तो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी बातों से सुन के ये लग रहा है कि वो उन्होंने अपने हाथ में ले ली और आप पर सिर्फ ये जिम्मेदारी छोड़ दी कि आप पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए, और आपने वो किया भी। तो ऐसा कोई किस्सा या ऐसा कोई वाकया या ऐसे कोई मोमेंट्स तैयारी के दौरान जो आपको ऐसा लगा हो, ओह आर यू अ फादर बाय एनी चांस? यस मैम। यू आर, ओके। अ सन और अ डॉटर? सन है मैम, वो 2.5 साल का हुआ है अभी। हाँ, तो उनके बारे में कुछ बता दीजिए, कोई किस्सा या कोई ऐसी कोई एनेक्डोट जो तैयारी के दौरान आपके बेटे ने, 2.5 साल के बेटे ने आपकी कैसे हेल्प की, मोटिवेटेड रहने में या खुश रहने में, या आपको कैसे लाइवली रखा? मैम जैसे मैं अगर बात करूं तो 2 तरह के लोग होते हैं। तो एक जो लोग होते हैं वो लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करते हैं, और एक जो है घर पे बैठ के पढ़ाई करते हैं। आप कौन से थे? मैं घर पे बैठ के पढ़ाई करता था। ओके। क्योंकि मेरी जो आदत थी थोड़ी सी मरमर करके बोल के पढ़ के लिख के आदत थी, और लाइब्रेरी में आप वो कर नहीं पाते हैं, तो मैं घर पे पढ़ता था। तो मैम मेरा जो बेबी था जब वो छोटा था तब वो नहीं इतना समझ पाता था कि पापा अंदर हैं पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो उसे मतलब पता ही नहीं था कि मैं हूँ यहाँ पे। उसे लगता कि पापा ऑफिस गए हैं, क्योंकि मैं टी ब्रेक पे है, जैसे 5 बजे थोड़े से एग्जॉस्ट हो गए, आप बाहर आए तो उसे लगता है पापा ऑफिस से आ गए तो मिल लिए। बट जैसे जैसे वो धीरे बड़ा हुआ तो उसे थोड़ी आवाज़ भी आना समझ में आने लग गई कि पापा अंदर बैठे हैं पढ़ रहे हैं। तो वो जो गेट होता है उससे लटक जाता था। अच्छा। कि पापा पापा पापा। तो मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता था कि अगर बोलूँगा तो उसे पता चल जाएगा मैं अंदर बैठा हूँ। तो वो एक अच्छा फेज था मैम। पीछे से लगता था कि बेबी है यार, इसके लिए पढ़ना है यार, है ना, इसके लिए करना है यार। तो वहाँ से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता था, और एक रिफ्रेशिंग वाला मोमेंट भी आता था कि अगर मन नहीं लग रहा है
तो बच्चे के साथ खेल लिए, बच्चे के साथ कूद लिए, थोड़ा बच्चे के साथ टाइम पास कर लिया। तो तैयारी में मैम मुझे लगता है कि एक वहाँ से भी एक ऐसा होता है ना, एक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपके साथ हो रहा है, तो आप थोड़े से ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाते हो। तो वो एक मोमेंट था मैम जिसमें मेरे जो बेबी है उसका थोड़ा सा रोल था। 2.5 साल का है 2.5 वो? साल के मैम। अच्छा, तो अभी रिजल्ट आने के बाद क्या उसे थोड़ा बहुत कुछ समझ आ रहा है कि कुछ बहुत बड़ा हो गया है पापा की लाइफ में? मैम एकदम से वो डिकोड नहीं कर पाया था, बट जब लोगों के बीच में जब बात चलती थी तो वो सुनता था, वो बोलने लग गया है। तो वो बोलता है कि पापा डिप्टी बन गए। अच्छा, ओके। तो कोई भी नीचे सोसाइटी में बात करता है, पापा क्या बन गए, तो वो बोलते पापा डिप्टी बन गए। ओके, हालांकि उसे पता नहीं कि डिप्टी होता क्या क्या, होता है, बट वो नाम पकड़ लिया हाँ नाम उसने। पकड़ लिया उसने कि पापा डिप्टी बन गए। तो उस चीज़ को बता के काफ़ी वो हंसता है, हाउ खेलता क्यूट है। इज दैट। ओके, चलिए, तो हमने आपकी जर्नी के बारे में जान लिया, और आपकी फैमिली, वाइफ का क्या रोल रहा है इसमें, आपके फ्रेंड का क्या रोल रहा है इसमें, वो सब जान लिया। अब आप फाइनली जो रैंक आपको मिली है, आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग आपको टेंटेटिवली आरपीएस Yes, ma'am. सर्विस अलॉट हो जाएगी। हाउ एक्साइटेड आर यू अबाउट दैट? मैम एक्साइटेड तो मैं बहुत हूँ कि जिस चीज़ का सोचा था वो फॉर्चुनेटली आपको मिल गई है, और वो जल्दी चालू होने वाली है। और जो पुलिस की जो रोल मिलने वाला है वो काफ़ी विजिबल रोल है, तो उसको देख के लगता भी है चैलेंजेस भी काफ़ी हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी हैं कि इसमें काफ़ी सारे रिफॉर्म्स भी किए जा सकते हैं। तो अभी मिक्स फीलिंग्स है मैम, कि ऐसा लग रहा है कि कैसे करूँगा, कैसे होगा, बट कुछ लोग हैं जो गाइड कर रहे हैं प्रॉपर कि आप कर सकते हो। तो अभी ऐसा लग रहा है कि कब चालू होगी। आप वहाँ से यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो आपको तो अब किसी गाइडेंस की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने आप यू विल प्रॉबेबली फिगर इट आउट ऑन योर ओन। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ये है, थोड़ा सा हट के, कि ऐसा नहीं लगा कि थोड़ी सी रैंक और बेटर आ जाती है, कुछ मार्क्स और हो जाते तो शायद प्रॉपर आरएएस ही बन जाते, या अभी भी मन में है ऐसा कि एक अटेम्प्ट और दूं, क्या पता प्रॉपर आरएएस मिल जाए, या आप आरपीएस से सेटिस्फाइड हैं कि इट इज़ इक्वली गुड एंड आरपीएस में भी आप उतना ही अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं? आप किस साइड आपका इंक्लिनेशन है? मैम जिस दिन रिजल्ट आया था, मैं हॉरोस्कोप पढ़ता नहीं हूँ ओके। जनरली, बट उस दिन पढ़ा था मैंने। तो इंडियन एक्सप्रेस में मेरा जो हॉरोस्कोप था उसमें लिखा हुआ था कि टुनाइट यू विल विन। ओके। उसमें लास्ट में एक सिंगल वोकेबलरी देते हैं, विन, टुनाइट यू विल विन। तो मैंने कहा ठीक है यार, रिजल्ट आ रहा, हो सकता है कुछ अच्छा हो। बट उस दिन रिजल्ट आया नहीं, उसके अगले दिन रिजल्ट आया। हाँ। और मैम उसके अंदर एक बात लिखी थी कि आपको प्रॉपर एग्जिट भी करना चाहिए कभी। आप अगर किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, किसी चीज़ में हो, आपको वो मिल रही है नहीं मिल रही है, आपको एक एग्जिट भी टाइम पे लेना चाहिए। राइट। तो प्रेजेंटली मैम मुझे लग रहा है कि आरपीएस भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी मुझे देगी जो कोई और सर्विस देती। बिल्कुल। तो अभी मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ, और अभी तक तो मैंने नहीं सोचा कि मुझे आगे का अटैम्प्ट देना है। और मैं अटैम्प्ट से ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मेरी ये जो सर्विस की ट्रेनिंग है वो कब चालू होगी। आरपीएस की ट्रेनिंग तो सबसे ज़्यादा लंबी और सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग भी जी। होती है, तो हाँ, वो एक बहुत ही एक्साइटिंग पार्ट है डेफिनेटली। और आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि हम किसी चीज़ को शुरुआत करते हैं, वो तो शुरुआत सही से करना तो इम्पॉर्टेंट है ही, उस चीज़ से, उस जर्नी से एग्जिट कब लेना है, या कब आपको ये डिसाइड करना है कि यस दिस इज़ इट, नाउ आई एम सेटिस्फाइड, अब इस चीज़ को मैं आगे लेकर के बढ़ना चाहता हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, आपसे ये भी सीख सकते हैं हम। फ्यूचर को लेके आपके क्या प्लान्स हैं? हम पुलिस की जब भी बात करते हैं तो दिमाग में यही आता है, जो बॉलीवुड या जो मूवीज़ जो पुलिस का जो रोल पोर्ट्रे करती हैं, कि बहुत ही इलॉजिकल पुलिसिंग। आपका क्या सोचना है इस चीज़ में? आप किस तरीके की पुलिसिंग में बिलीव करते हैं, या आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है इस बारे में, या व्हाट aspect of your personality do you think is suited to be a police officer? मैम पुलिसिंग का जो एक्सपीरियंस होने वाला है मुझे, वो एकदम जीरो से चालू होने वाला है, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई है नहीं जो इस फील्ड में रहा हो और मुझे कभी उन्होंने गाइड किया हो। बट जितना मैंने पढ़ा है, देखा है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि जो पिरामिड है अपना, उसके अंदर जो नीचे के लोग हैं वहाँ से हमें चालू करना चाहिए, और ग्रेजुअली जो बड़ी समस्या है उनकी तरफ जाना चाहिए, और सारी चीज़ों को पुलिस के अंदर भी रिफॉर्म्स करना है, पुलिस के बाहर भी रिफॉर्म्स करने हैं। तो जितनी मैंने नॉलेज गेन की है पढ़ाई के दौरान, तो मुझे लगता है कि जो अपना जो मैन पावर शॉर्टेज है, और लाइफ में जो प्रोफेशनल और पर्सनल के जो डिसबैलेंस हो जाता है लोगों के,
आप देखोगे मैम, पुलिस वालों की ड्यूटी जो है 24-24 घंटे की ड्यूटी होती है, राइट। कोई छुट्टी नहीं मिलती है। तो इस वर्क चीज़ को, लाइफ बैलेंस नहीं है वर्क लाइफ बिल्कुल भी। बैलेंस नहीं है, तो इस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए? तो मैम मुझे लगता है कि ये दोनों ही रिफॉर्म्स करने, पुलिस के अंदर भी करने और पुलिस के बाहर भी करने। और बाकी जैसे मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी और जैसे जैसे मुझे गाइडेंस मिलेगा तो उस अकॉर्डिंग मैम मैं काम करना चाहूँगा। आप अपनी फैमिली के पहले एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपने बताया। जी मैम। तो आपकी वाइफ का क्या रोल या रिएक्शन था वो तो हमने देख लिया। आपकी फैमिली का क्या रिस्पॉन्स है इस चीज़ को लेकर के, और वो कितने एक्साइटेड हैं कि आप एक आरपीएस ऑफिसर बनने वाले हैं? मैम मेरी फैमिली में मेरे फादर जो हैं वो टीचर थे, रिटायर हो गए, और मेरी सिस्टर्स हैं, मेरा छोटा भाई है। तो वो काफ़ी एक्साइटेड थे जब उन्हें स्टार्टिंग में पता चला कि इसका मेंस क्वालिफाई हो गया। ओके। तो वो यही रिजल्ट की दुआ करते थे, मांगते थे कि इसका फाइनल अच्छी या रैंक के ये साथ कह हो जाना सकते हैं चाहिए। कि उनको कहीं ना कहीं भरोसा था कि अब मेंस क्वालिफाई हो गया तो मतलब लिस्ट में तो आएगा। यस मैम, उनको मुझसे ज़्यादा भरोसा था कि ये कर लेगा, क्योंकि जो मेरा प्रीवियस रिकॉर्ड था उसको देख के लगता था कि यार ये कर लेगा, राइट। है ना। तो जब रिजल्ट आया तो इससे पहले के जो 2 रिजल्ट थे वो रात में आए थे, बट 24 वाला जो रिजल्ट है वो दिन में आया। आफ्टरनून में आया था, हाँ। और जब दिन में रिजल्ट आया तो जब मैंने सारे लोगों को बताया, तो चूंकि 2 फेलियर के बाद मुझे तीसरी बार में सक्सेस मिली, तो वो एक बार भरोसा नहीं कर पा रहे थे। और जब रिजल्ट आया तो मैं जयपुर में था, मैं धौलपुर गया। तो जब मैंने खुशी के उनके आंसू देखे तो मुझे लगा यार जो चीज़ आप उनको देना चाह रहे थे फाइनली आपने दे दी। और मैम ग्रामीण परिवेश में होता क्या है कि उन लोगों ने सिर्फ वही चीज़ें देखी हैं, तहसीलदार, एसडीएम, आरपीएस, तो वो ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे थे कि अब कुछ ऐसा चीज़ होने वाली है हमारी फैमिली में जिससे हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगा। हमारे जो घर के बाकी लोग हैं उनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, बाकी के जो लोग हैं उनकी हेल्प हो जाएगी। तो इस चीज़ से वो काफ़ी एक्साइटेड थे और काफ़ी खुश भी थे मैम। बिल्कुल। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब मेरा रिज़ल्ट आया था, तो कि रिज़ल्ट से पहले तक तो अपनी मेहनत बहुत लंबी लगती है और बहुत जर्नी बहुत टायरिंग लगती है, बहुत लोनली लगती है। लेकिन जैसे ही रिज़ल्ट आता है तो वो जर्नी काफ़ी छोटी लगने लगती है और ऐसा लगता है कि बस इतनी सी किताबें पढ़ने से इतना कुछ मिल जाता है क्या? यस मैम। आई एम प्रीटी श्योर आपको भी ऐसा ही फील हुआ होगा। मैम मैं इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा। हाँ। कि जर्नी के दौरान हम चेक करते हैं कि एस्पेरेंट की पेशेंस लेवल कितना है, धैर्य कितना है, बट उतना ही जरूरी उसकी फैमिली वालों का है। बिल्कुल। क्योंकि आप अगर सोचो कि जो तैयारी कर रहा है उसके पास बर्डन है रिजल्ट का, बट फैमिली जो वो एक्सपेक्टेशन का बर्डन लेके बैठी है, तो फैमिली को भी उतना ही धैर्य दिखाना चाहिए जितना एक एस्पेरेंट दिखाता है। क्योंकि अगर फैमिली पेशेंस नहीं दिखाएगी तो जो एस्पेरेंट है उसका जो प्रेशर कहीं ना कहीं डबल हो जाएगा, तो उसके ऊपर भी अननेसेसरी चीज़ों का बर्डन आएगा। तो फैमिली अगर ये सपोर्ट करेगी तो एक एस्पायरेंट के लिए लाइफ थोड़ी इजी हो सकती है। तो हमें सुनने वाले जितने भी व्यूअर्स हैं जो कि किसी आरएएस एस्पिरेंट के फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं या पार्टनर हैं, उनके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज अरिमर्दन ने दिया है कि आपका पेशेंट रहना भी उतना ही ज़रूरी है जितना आरएएस एस्पिरेंट का है। आपके पेशेंट से ही उसका जो लोड है वो थोड़ा कम होगा और वो अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर ढंग से कर पाएगा एंड होपफुली सक्सीड भी करेगा इवेंचुअली। ठीक है अरिमर्दन, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि धौलपुर में बैठा कोई ऐसा एस्पिरेंट जो प्रॉबेबली ये सोचता है कि जैसे आपने बताया आपकी फैमिली से आप पहले एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो ये सोचता है कि एक तहसीलदार बनना या आरएएस बनना, आरपीएस बनना बहुत ऐसी चीज़ है, आउट ऑफ रीच चीज़ है, अनअचीवेबल है ये, उसको आप सिंपल लैंग्वेज में कैसे एक मैसेज देना चाहेंगे ये बोलते हुए कि आपकी खुद की जर्नी एक बहुत बड़ा इस चीज़ का प्रूफ है कि वहाँ से अगर आप यहाँ पे आकर के अपनी फैमिली के पहले एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं तो वो भी ये कर सकता है या कर सकती है, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? मैम पहली बात तो धौलपुर जैसी सिटी हो गई तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो मेंटलिटी का फैक्टर है। अगर आप सोचोगे नहीं तो आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे। तो जब मैं स्प्रिंग बोर्ड मैं जब कोचिंग लेता था तब विजय सर जो है इकॉनमी पढ़ाते थे, तो वो बोलते थे कि जो 12th की जो नीट और जेई की तैयारी है वो टैलेंट बेस्ड तैयारी है, कि जिसके अंदर जितना ज़्यादा टैलेंट होगा वो उसको कर लेगा। बट जो सिविल सर्विस की जो तैयारी है वो मेहनत वाली तैयारी है। इररेस्पेक्टिव ऑफ किस बैकग्राउंड के हो, किसी भी चीज़ से आ रहे हो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप तैयारी कर रहे हो, मेहनत के साथ कर रहे हो, तो आप उसको अचीव कर लोगे।
तो धौलपुर वाली भी मैम मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मुझे देखिए, मैंने 12वीं तक की जो एजुकेशन थी वो धौलपुर से ली, वो नॉर्मल से स्कूल से ली, और उसके बाद अपनी मेहनत के दम पर ही कोचिंग की सहायता से, आप फ्रेंड्स के गाइडेंस के साथ, टीचर्स के गाइडेंस के साथ, बाकी लोगों से बात करके इस मुकाम तक मैं आ पाया। तो मैम सबसे पहले ज़रूरी है कि सोचना। ज्योग्राफी मैम मैटर नहीं करती है, आपकी मेहनत मैटर करती है। राइट। इर्रेस्पेक्टिव आप कहाँ के रहने वाले हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आप ये मुझे देख के देख सकते हो, जब मैं कर सकता हूँ तो धौलपुर क्या, धौलपुर से छोटी जगह का भी कोई कैंडिडेट कर सकता है। बिल्कुल, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। और मुझे आपकी जर्नी का सबसे एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट यही लगा कि आपकी वाइफ का कितना बड़ा रोल था आपकी इस सक्सेस में। तो फाइनल क्वेश्चन तो उनके बारे में ही होना चाहिए। इफ़ यू हैव टू गिव हर वन मैसेज, इफ़ यू हैव टू थैंक हर, आई एम श्योर आप वो कर ही रहे हैं और कोई वर्ड्स नहीं है जिनमें आप उन्हें थैंक कर सकें, लेकिन एक मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को भी सुनाते हुए उन्हें देना चाहें तो आप क्या बोलेंगे? जैसे इस जर्नी के अंदर मैम मेरी वाइफ ने सपोर्ट किया, तो काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनके पति सपोर्ट कर रहे होंगे, वाइफ तैयारी कर रही होगी। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पति और पत्नी कौन तैयारी कर रहा है, बट एक दूसरे का जब आप फेरे लेते हो तो एक दूसरे का नाम लेके बोलते हो कि इसका 7 जन्म तक साथ देंगे। तो ऐसा सोचते हुए आपको उनका साथ देना चाहिए, और जिस चीज़ की तैयारी आपने शुरू करवाई है उसको अंत तक लेके जाएं, भरोसा दिखाएं अपने पति या पत्नी पर, और फुल सपोर्ट करें मैम। और फुल सपोर्ट के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और जब रिजल्ट आएगा तो आपको वो वर्थ लगेगा कि जो मैंने सोचा था, जो इसने सोचा था, वो उसको मिल गया है। तो एक जो सपोर्ट सिस्टम है उसकी तरह, एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़े रहें उसके साथ अप्स एंड डाउन्स में, तो जो आप सोच रहे थे वो आपको मिल जाएगा। It was great talking to you, Arimardhan. I am personally very inspired by your journey. एंड सर की जर्नी से जो मैं एक बात सीखती हूँ या जो मैं आज अपने साथ वापस लेकर जा रही हूँ वो ये है कि इट इज़ नेवर अबाउट द डेस्टिनेशन, इट इज़ अबाउट द जर्नी। अगर जर्नी का हर स्टेप आपने सही तरीके से स्ट्रैटेजाइज करके पूरे डेडिकेशन से लिया है तो डेस्टिनेशन तक तो आप इवेंचुअली पहुंच ही जाएंगे। ऐसे लोग भी मिल जाएंगे, ऐसा सपोर्ट भी मिल जाएगा जो आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे। और सर की स्टोरी सुन करके अगर एक स्टूडेंट भी इंस्पायर होता है इस तैयारी को करने के लिए, बेहतर ढंग से करने के लिए, और उसके डाउट्स इस प्रेपरेशन से रिलेटेड क्लियर होते हैं, तो हमारी इस बातचीत का जो मोटिव है वो आई थिंक सिद्ध हो जाएगा, जो पर्पस है वो सिद्ध हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं फिर से किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी से, ऐसी जर्नी से अगली बार। तब तक आप देखते रहिए स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी यूट्यूब चैनल।